हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह पता चले कि सिंधु घाटी सभ्यता अब तक की सबसे प्राचीन सभ्यता है तो आपको कैसा लगेगा? सामान्य तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन काल में सभी प्रमुख सभ्यताओं की समकालीन थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है, इतनी चौंकाने वाली कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि अपने समय की सभी तत्कालीन सभ्यताओं से बहुत पुरानी हो सकती है। तो सोचिए, आज दोस्तों मैं इसी मुद्दे पर आपको चर्चा करने जा रहा हूं। नई रिपोर्ट के आधार पर जो नई खोज हुई है उसके संदर्भ में आपको चर्चा करने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके माध्यम से अगर आप सोचते हैं अगर ऐसा सच हो गया तो समझ लीजिएगा कि इतिहास बदल सकता है, पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। भारत के इतिहास को तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के इतिहास, दुनिया की थ्योरी बदली जा सकती है। यह कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, एक कह सकते हैं कि इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही विस्फोटक रिपोर्ट है। जैसे पहले कभी हम कहते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर के किया था, कि वो लोग आए और उन लोगों ने यहां पर इसका डेवलपमेंट किया, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो दोनों में कॉमन है और हमें यहां के क्रमिक विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन बाद में जाकर जब खुदाइयां हुई और हमने वर्टिकल एक्सकेवेशंस जब किए तो सोच लीजिएगा उसके बाद इतिहास बदल गया। इतिहास बदला तो फिर हमने बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता यहां की अपनी क्रमिक रूप से विकसित सभ्यता थी। इसका मतलब है अभी हम इतिहास में बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया जान रहे हैं और बहुत कुछ नया जानेंगे। तो इतिहास कभी भी स्थिर नहीं रहा है, इतिहास बदलता रहता है, बदलता भी जा सकता है। तो चलिए इस पर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अब तक की सबसे प्राचीन सभ्यता बन सकती है, या कह सकते हो बन गई नई रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हम जो मानते हैं कि प्राचीन समय की सबसे प्राचीन सभ्यताएं जो हैं, सबसे लेटेस्ट सभ्यता जो मानी जाती है वो चीन की येलो रिवर सिविलाइजेशन है, जिसे हम सांग सिविलाइजेशन भी कहते हैं, 2000 ईसा पूर्व के आसपास की है। उसके बाद आती है सिंधु घाटी की सभ्यता 2600 से लेकर के 1900 के बीच में, यानी कि ईसा पूर्व के आसपास में। और तीसरी आती है मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व के आसपास। और सबसे प्राचीन मानी जाती है अब तक की वो है सुमेर, यानी कि 3500 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के आसपास इराक की सभ्यता मेसोपोटामिया, जिसके साथ भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के अच्छे खासे व्यापारिक लेन देन थे, आर्थिक संबंध थे और ये सारी चीजें पहले से मौजूद थी। ये हम सब लोग जानते भी हैं और पढ़ते भी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन सी रिपोर्ट आई, इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी हरियाणा के भिठाड़ा में, हरियाणा का जो भिठाड़ा गांव है उसमें अभी हम लोगों ने एक नई खोज की है, नए साक्ष्य मिले हैं, जिसकी वजह से वैश्विक इतिहास का पुनर्लेखन संभव है, वैश्विक इतिहास का। और इसका मतलब हो गया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी हो सकती है, यानी कि अभी से 8000 साल पुरानी, यानी कि सिंधु ईसा पूर्व 6000 से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक जा सकती है। इसका मतलब पूरा इतिहास बदला जा सकता है। जो आप देख रहे हैं ये सब जो हमारे को एक्सकेवेशंस मिले हैं ये उसी समय की सारी चीजें हैं। तो क्रमिक रूप से पूरा चीज बदल जाएंगी। और ये जो मिले हैं, ध्यान रखिएगा, ये रहे कार्बन डेटिंग के अनुसार मिले हैं, C14 कार्बन डेटिंग के एनालिसिस के अनुसार मिले। ऐसे ही नहीं मिले कि बिल्कुल ऐसे ही हो गए हो, ऐसा नहीं है। बाकायदा प्रूफ करने के बाद ये रिपोर्ट आई है, समझ लीजिए। इस पर चर्चा करते हैं विस्तृत तौर पर। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिएगा कि इतिहास वैकल्पिक विषय जो कि मैंने आज से स्टार्ट किया है, आज से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ। आज मैंने केवल ओरिएंटेशन लिया है फरवरी बैच का, यानी कि 16 फरवरी से यह बैच आपका स्टार्ट हुआ है दोपहर में 1 बजे। तो अभी आप फटाफट इस बैच को ज्वाइन करिए। आज केवल ओरिएंटेशन क्लास हुई है, ध्यान रखना, ओरिएंटेशन। कल से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी और इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 14,999 रुपए में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा। डेली आंसर राइटिंग से लेकर के सारी चीजें सब कुछ आपको मिलेगा। मेरी गाइडेंस में आप रहेंगे और जिसका टारगेट है कि कम से कम 300 प्लस नंबर आसानी से आपको मिल जाए।
अगर आप चाहते हैं तो फटाफट इस बैच को ज्वाइन करिए मेरे साथ में, मेरे गाइडेंस में। और किसी तरह की कोई समस्या है तो आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल को सेव कर सकते हैं और इसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरी मेल आईडी भी है, और इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, इस बारकोड के थ्रू। और ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आपको MK लाइव कोड जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे गाइडेंस में मेरे साथ, ध्यान रखना। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मैगजीन है, एक पत्रिका है साइंटिफिक रिपोर्ट्स नाम से, उसने C14 रेडियो कार्बन डेटिंग के परिणाम के अनुसार हरियाणा के भिडाणा में उत्खनन के बारे में एक रिपोर्ट दी है। ये रहा हरियाणा का भिडाणा। हड़प्पा सिविलाइजेशन ये है, मोहनजोदड़ो ये रही, और ये हड़प्पा आपके ये रही। और ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के तमाम सारे क्षेत्रों में आपने बहुत सारी साइट्स के बारे में जाना होगा, और हरियाणा में बहुत सारी साइट्स हैं। राखीगढ़ी है, बनावली है, ऐसे कई सारी साइट्स हैं। अभी भिडाना में हमको इसके एविडेंस मिले हैं, खुदाई की गई। फतेहाबाद जिला हरियाणा, साफ साफ यहाँ की बस्तियों के गहरे स्तरों से प्राप्त मृदभाड़ और जानवरों के अवशेष 9000 BP यानी कि वर्तमान से 9000 ईसा पूर्व तक के हैं, 9000 वर्ष पुराने हैं अभी से, ये हमको मिले हैं। अब ये क्या है, कितने अवशेष, कैसे अवशेष मिले हैं? तो देखिए, विभिन्न लेयर पर जब हम वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, ऊपर 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 की लेयर को खुदाई करना, एक होता है नीचे की तरफ खुदाई करते जाना, जिससे कि हमें उस किसी भी सभ्यता के क्रमिक विकास के चरण हमको पता चल जाते हैं। तो इसमें हमने सोचिएगा कितने हमने लेयर हमने खुदाई की। ऊपर सेडिमेंट, एस कल्चरल डिपॉजिट, कल्चरल डिपॉजिट, हमको नीचे जाकर के हमको यहां पर हाकरा वेयर्स मिले हैं। हाकरा के बांध के क्षेत्र में, सरस्वती नदी का जो क्षेत्र है हाकरा, उसके क्षेत्र में हमको यहां से हमें कुछ बर्तन और कुछ जानवरों के अवशेष मिले सबसे निचले लेयर पर, और जिसका रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू पता चला कि आज से इसके जो समय काल निकल के आता है वो 9000 पुराना है, यानी कि ईसा पूर्व लगभग 7-8 हजार साल पुराना। इससे यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास बाहरी प्रभाव से नहीं बल्कि इसी जगह पर, इसी भूमि पर क्रमिक रूप से हुआ था। यह तो क्लियर हो गया कि यहीं से धीरे धीरे विकसित हुई है, और यह बात हम इतिहास में पढ़ते भी हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास यहीं पर हुआ था। लेकिन कितना पुराना है, यह सोचने वाली बात है, यह सोचने वाली बात है। अब हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता बनाम मिस्र और मेसोपोटामिया की अन्य सिविलाइजेशंस, अगर यह नई चीज आ गई तो सोचिएगा कि जो मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी, सुमेरियन काल की हुआ करती थी, यह फराओ सभ्यता हुआ करती थी इजिप्ट के, सोचिएगा वहां से भी आपकी कितने, लगभग उससे भी दुगनी साल, उससे भी 3-3.5 हजार साल पुरानी सभ्यता। सोचिए, बढ़ाना का सबसे प्राचीन साक्ष्य, यहां पर बाकायदा बर्तन ये सारी चीजें, ये सब हमको मिले हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब सिर्फ सिंपल नहीं है कि हमको ये उत्खनन मिल गया है, इसका मतलब है इतिहास की धारा का बदल देना। लोग समझते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ या यूरोप की तरफ या अन्य लोगों की तरफ कुछ जगह से सभ्यता विस्तरण हुई थी। अब तक ये मानते थे कि हम मेसोपोटामिया, इजिप्ट की साइड से, मेसोपोटामिया की साइड से सभ्यताएं इधर से उधर गई हैं, यानी कि जो विसरण वाला जो सिद्धांत है पूरी दुनिया में अब तक जो माना जाता था, उसका खंडन हो जाएगा। सभ्यता पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं आई, बल्कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही अन्य जगहों पर सभ्यता का विसरण हुआ हो। सिंधु घाटी सभ्यता ही संस्कृति, शहरी संस्कृति की वास्तविक उद्गम केंद्र है, यहीं से उद्गम हुआ था और यहीं से अन्य क्षेत्रों में सभ्यता का विस्तार हुआ हो। अब ये सोचिए कितनी बड़ी रिपोर्ट है और कितनी बड़ी चीज हो जाएगी। अगर ये सोचिएगा कि ये रिपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से सभी जगह पर प्रूफ हो गई, सारी चीजें हो गई, सबने मान्यता दे दी, जो इंटरनेशनल हिस्ट्री कांग्रेस है उसने मान्यता दे दी, तब सोचिए क्या होगा। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सभ्यताओं का विकास करने वाला देश बन जाएगा। यहां से सभी जगह पर सभ्यताएं फैली हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता हिंदुस्तान की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाएगी, सबसे प्राचीन। तो सोचना कि यह केवल इतना ही नहीं है, यह पूरे के पूरे इतिहास की धारा को बदलने वाली खोज है।
इतिहास की खोज ऐसी नहीं रखा गया। बदल जाएगा पूरा सिद्धांत, लगेगा कि यहीं से लोग गए थे वहां पर, उन लोगों ने किया है, ऐसा हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि विस्तार देखिए, अब ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है अगर हम देखें तो पूरे के पूरे यहां से लेकर के गुजरात महाराष्ट्र तक और इधर बलूचिस्तान से लेकर के आपके उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक फैली हुई है। उस समय कहते हैं कि लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग उस समय रहते थे। गंगा के बेसिन तक इसके साक्ष्य मिले हैं, यमुना हिंडन नदी आलमगीरपुर तक तो मिले ही मिले हैं। सबसे प्रमुख शहर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और अब भिड़ाना हरियाणा में। ये प्रमुख शहरों में से एक बन चुके हैं। बात आती है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है, इतनी शहरी सभ्यता या ऐसी सभ्यता क्यों है, कैसे है, किस तरीके से है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। देखिए, दुनिया की पहली नियोजित शहरी सभ्यता मानी जाती है जो कि ग्रिड पैटर्न पर बसी हुई थी। बाकायदा जो घर थे बाकायदा प्रॉपर तरीके से ग्रिड पैटर्न पर सेट करके बसे हुए थे। हर घर के बीच में प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन की व्यवस्था थी। ढकी हुई नालियां, शॉक पिट्स और जल निकासी की व्यवस्था ऐसी दुनिया के किसी सभ्यता में नहीं है। आज जो ड्रेनेज सिस्टम हम सीवर लाइन वगैरह कहते हैं, नाली कहते हैं, वो सारी चीजें उस समय मौजूद थी। बाकायदा उनके शॉक पिट्स बने हुए थे, नालियां बनी हुई थी, नालियों से आपके सीवर लाइन में पानी जाता था। ग्रिड पैटर्न पर, यानी कि जो निचला शहर है आम आदमी का ध्यान रखना, वो शहर व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ। आज भारत का कोई ऐसा शहर नहीं है। थोड़ा सा चंडीगढ़ उस जैसा दिखता जरूर है, लेकिन उतना व्यवस्थित वो भी नहीं है जितना इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये सभी घर हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, यहां पर राजा महाराजाओं का कंसेप्ट नहीं था। यहां पर जो प्रशासनिक वर्ग था उसने अपने रहने के लिए एक अलग दुर्ग में व्यवस्था तो जरूर की थी, लेकिन महल नहीं बनाए थे। आम आदमी के लिए आपके बेहतरीन और सिस्टमेटिक पूरा नगर बसाए थे। यह पूरे की पूरी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और पक्की ईंटों से बने हुए 2 मंजिला घर, निजी कुएं हैं, स्नान क्षेत्र है, सब कुछ है यहां पर। हर घर में ये नालियां हैं, नालियों से सोचिएगा किस तरीके से पानी आता है उनके घरों से होते हुए, सारी चीजें प्रॉपर। सोचिए उस समय के लोगों की राजनीतिक सोच देखना। अपने लिए बड़े बड़े महल बनाने के बजाय, बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाने के बजाय, उन्होंने आम जनता के लिए एक व्यवस्थित जीवन दिया था उन्होंने, जो कि आज की सोच बड़ी मुश्किल है। और ऐसी ना इजिप्ट में थी, क्योंकि इजिप्ट केंद्रीकृत राजतंत्र की तरह दिखाई देता, जहां पर फराओ अपने अपने पिरामिड बनाते हैं। मेसोपोटामिया में भी आम आदमी के मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, पक्की ईंटों के मकान उनके भी नहीं थे। लेकिन यहां पर सबकी पक्की ईंटों के और व्यवस्थित सेटल्ड, यानी कि यहां पर इस तरह का कोई ढांचा नहीं था, केंद्रीकृत राजा ढांचा नहीं था। मिस्र और मेसोपोटामिया की तरफ भव्य मंदिरों या राजमहलों का साक्ष्य नहीं है। यह आम आदमी की व्यवस्था है, आम आदमी के लिए बनाए गए ये मकान हैं, ग्रीनरी हैं। यहां पर हो सकता है कि कुलीन तंत्र की व्यवस्था हो, व्यापारिक तंत्र, यानी कि एक ऐसा वर्ग जो मिलकर के शासन चलाता है, एलीट क्लास, जो कुछ खास वर्ग के लोग हैं जो शासन चलाते हैं, लेकिन राजा उनमें से कोई नहीं है। और भव्य स्मारकों के बजाय जन कल्याण, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि वर्गहीन क्लासलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश की गई। केवल प्रशासनिक वर्ग ऊपर रहता है, बाकी सब नीचे एक समान रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं। ऐसी सभ्यता की केवल कल्पना की जा सकती है, और उस समय वो मौजूद थी। अगर इस खोज के थ्रू ये पता चले तो सोचना कि आज से 9000 साल पहले ऐसी सभ्यता थी, कल्पना करना मुश्किल है। अर्थव्यवस्था बाकायदा मानकीकृत बांट प्रणाली थी, मानकीकृत। उनकी अपनी व्यापारिक व्यवस्था के लिए उनके पास अपनी मोहरें थी। हालांकि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, ये लिपि लिखी हुई है, चित्रात्मक लिपि, लेकिन उनकी अपनी एक लिपि थी जो पठनीय नहीं है। शिल्प सूक्ष्म छिद्रित मनके और तांबे कांसे उपयोग, ये सोचिए मनके बनाने की फैक्ट्री चन्हू दड़ो, कोट दिजी, ठीक ना, लोथल, इन सभी जगह से मिली हैं। व्यापार मेसोपोटामिया तक समुद्री और स्थलीय व्यापार होता था। थल और स्थल मार्ग दोनों से हम जाते थे मेसोपोटामिया तक। अब लगता है कि यहां के लोग जाते थे या वहां के लोग आते थे। सोच,
एक व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, नगरीय अर्थव्यवस्था, मात्र प्रधान अर्थव्यवस्था, क्योंकि मात्र देवी की मूर्तियां बहुत पाई गई हैं। बात समझना, तो ये एक कंसेप्ट है जिसको आपको हमको समझना चाहिए, ठीक है ना। पतन नहीं, रूपांतरण। लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि इतना अच्छी व्यवस्था थी, प्रकृतिवादी, उपयोगितावादी धर्म था, प्रगतिशील समाज था। यहां पर सोचिएगा, कोई वर्ग विहीन समाज की व्यवस्था की बात करता है, उसके बाद भी यह सभ्यता पतन हो गई। पुरानी धारणा यह मानी जाती थी कि इस पर किसी का आक्रमण हुआ था, जैसे हम आर्यों के आक्रमण को मानते हैं, लेकिन नहीं। नवीन वैज्ञानिक साक्ष्य हैं कि मानसून कमजोर हुआ और सरस्वती हकरा नदी का तंत्र पूरा सूख गया, और इसकी वजह से लोगों ने गेहूं जौ की छोड़ करके बाजरा चावल, जो सूखा प्रतिरोधी फसलें होती हैं, उनको अपनाया और इधर चले आए। इसलिए आप देखोगे कि राजस्थान में क्या होता है, बाजरा। शीतकालीन आपके गेहूं और जौ की जगह पर सूखा प्रतिरोधी आपके चावल और बाजरे का कंसेप्ट निकल करके आ गया, और इस तरीके से ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन कर गए। डी अर्बनाइजेशन, बड़े शहरों से निकल करके ये छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में बस गए, और इस तरह सभ्यता खत्म नहीं हुई बल्कि रूपांतरित हो गई थी। या आप समझ लेना, रूपांतरित हो गई थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी पहचान बदल देती है। बाकी इस पर तो देखिए, मेरी एंशिएंट इंडिया की पूरी क्लास पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आपके चैनल पर, उसमें आराम से जाकर के देख सकते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैंने कम से कम 4-5 लेक्चर लिए हुए हैं, उनमें एक एक चीज को मैंने डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन यहां पर मेरा डिस्कस करने का जो उद्देश्य है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, उद्देश्य मेरा इसकी व्यवस्था का नहीं है। मेरा उद्देश्य है इस खोज के बाद इस पर पड़ने वाले प्रभाव की, इतिहास की धारा की, जो इस पूरी व्यवस्था को बदल के रख देगा, भिड़ाना की। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आकर के इसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे और अच्छे तरीके से आप लोगों को कंटेंट देने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज और भी है, वो ये है कि यदि आप मेरे साथ मेरी गाइडेंस में जीएस 2027-2028 के लिए जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो 26 फरवरी से आपका नया बैच शुरू हो रहा है, मॉर्निंग बैच। तो आप फटाफट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं MK लाइव कोड के माध्यम से 24,999 रुपए में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्टडी IQIS ऐप डाउनलोड करना है, या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करके UPSC हिंदी या इंग्लिश तीनों में से कोई भी करिए, लेकिन डिस्काउंट लेने के लिए MK लाइव कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए, ये ध्यान रखना। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जरूर डिस्कस कर देना चाह रहा हूं। जैसे अभी प्रीलिम्स का फैक्ट, अभी हाल ही में इसका सबसे प्राचीन स्थल कहां से हमको खोज हुआ है, इसकी तुलना की जाए तो सबसे पुरानी सभ्यताओं के समय काल क्या क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ग्रिड पैटर्न, जल निकास प्रणाली, मानकीकृत पाठ। और मुख्य परीक्षा के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को पुनर्मूल्यांकन करने वाले नवीनतम प्रमाणों और उनके ऐतिहासिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक अंत नहीं बल्कि पारिस्थितिकी अनुकूलन था, चर्चा कीजिए। इकोलॉजिकल एडेप्टेशन था, एक नई थ्योरी। अब आप सोचिए, इस तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली मजा आएगा, ठीक है ना। यानी कि भिड़ाना से 9000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता को शहरीकरण की वैश्विक जननी के रूप में स्थापित करते हैं, और यह सभ्यता मानक लचीलेपन और निरंतरता का प्रतीक है। अब समय है कि हम अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को एक नए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर देखें, और इसके लिए आप लोग फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल @मनोज कुमार हिस्ट्री को जरूर फॉलो कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।